नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी इंसर संतोष गांवदे में। तो अब हम आपको जैसे कि पता है हम लगभग 30 सालों की पीवाई को एनालिसिस कर रहे हैं और इस जर्नी में हमने पॉलिटी के 30 सालों के पीवाई को एनालिसिस कर लिया। इकोनॉमिक में हमने यहाँ पर थोड़ा करंट बेस्ड टॉपिक रहता है, इसी कारण वहाँ पर हमने लगभग लास्ट के 15 सालों को टॉपिक का पीवाई को एनालिसिस कर लिया। अब आज से हम नए टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी इस टॉपिक है सबसे हाईवेटेड टॉपिक रहता है। एक्चुअल में इसका सटीक पोर्शन तो कम रहता है, लेकिन करंट अफेयर से ये बहुत जुड़ा हुआ रहता है और आप अभी इसके क्वेश्चन देखोगे तो फिर आपको इसका जो की कॉन्सेप्ट प्लस इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अवधारणा वगैरह किस तरीके से रहती है आप इसको देख पाओगे। आपसे मतलब एक गुंजाइश रहेगी कि अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आप पिछले की क्लास को देखना चाहते हो तो आपको नीचे क्या कहते हैं, नीचे आपको लिंक दी जाएगी रहेगी। आप उसमें प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके हर एक वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद यदि आपको इन पीवाईक्यू के पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी दे रखा है, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी अप टू डेट वाले पीवाईक्यू वाली। तो चलिए आज मतलब हम इन्वायरमेंट के पीवाई को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो ट्रेन एनालिसिस है वो देखेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेबल टॉपिक है, कौन सा कम वेटेबल टॉपिक है, उनको देखेंगे। फिर 2025 में जो क्वेश्चन आए थे, फिर उसके बाद 2024 में तो इसमें से भर भर कर क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारा आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंट में अगर इसका सिलेबस देख लिया जाए तो सिलेबस में देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है, फिर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आता है, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रेमिडेस आता है, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह आता है, फिर एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट आता है, फिर रिन्यूएबल एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज इसमें आ जाते हैं। देखिए लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल टॉपिक रहता है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पर लगभग क्या है कि जिसमें से देखिए अगर 2011 से 2025 के बीच का अगर हम इसका यहाँ पर एल्गोरिथम देखें तो लगभग 22% का वेटेज ये टॉपिक रखता है। फिर इसके नीचे आ जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें तो कॉन्सेप्ट प्लस और संकल्पना बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर उसी के आधार पर कुछ एग्जांपल वगैरह देकर जाकर देते हुए हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम यही दो टॉपिक में लोगों को आता है, आईओसी लिस्ट क्या होती है, उनकी रेड लिस्ट वगैरह, फिर उसमें इंडेंजर, डेंजर, वनरेबल वगैरह पीसेस क्या होते हैं, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड रेमिडेंस, मतलब पर्यावरण प्रदूषण, उसके लिए हम रोकथाम करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, उससे लगभग देखिए ये टॉपिक भी आगे बढ़ते ही जा रहा है। लगभग 70% इसका वेटेज रहा हुआ है अगर हम लास्ट के 2 सालों में देखें। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आ जाता है। अगर हम और अच्छे से एक्सप्लेन देखें तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, लगभग इससे 2011 से 2024 की 5% वेटेज रहा है। फिर इसमें से लगभग 13 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। देखिए ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें लगभग देखिए 28 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, और क्लाइमेट चेंज से 25 क्वेश्चन लास्ट के 14 सालों में इससे पूछे गए हैं। उसके बाद और इससे ज़्यादा वेटेज टॉपिक देखिए तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड रेमेडाइज, इसमें देखिए 36 यहाँ से क्वेश्चन पूछ आए हैं लगभग लास्ट के 14 सालों में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इस टॉपिक से लगभग 36 क्वेश्चन आए हैं। ये तो मतलब हमने इसका थोड़ा सा देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, लगभग 54 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, और ये जो है 22% का वेटेज यहाँ पर रखा जा रहा है। तो देखिए आपको हर टॉपिक पढ़ना होता है, हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें से समान तरीके से हर चैप्टर वहाँ पर वेटेज नहीं रखता है, उसमें से कुछ ही कोर उसका फैक्टर रहता है, कोर ही टॉपिक रहते हैं जो बहुत वहाँ पर यूपीएससी बार बार उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने ऐसे कुछ टॉपिक जैसे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ऐसे टॉपिक को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। और आपको तो पता है यहाँ पर एक एक अंक के लिए यूपीएससी की प्री में मारामारी रहती है, तो फिर आप एक एक अंक से पायदान करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आगे हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 2025 में जो क्वेश्चन आए थे, देखिए इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आया था, और इन क्वेश्चन को हम देख लेते एक बार। 2025 का क्वेश्चन यह था कि पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 2025 के ए सेट का 40वां क्वेश्चन यह था।
देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को थोड़ा जोड़कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। देखिए वर्षावन, मुझे बताइए वर्षावन कहाँ पर है? जहाँ पर हर क्या कहते हैं लगभग उष्ण जो हमारी 0 डिग्री वाली रेखा है, यहाँ अमेजन बेसिन वगैरह इस रेखा के 0 डिग्री के इस पर कुछ वर्षावन पाए जाते हैं। लेकिन तुम बताओ ना, महासागर महासागर लगभग पूरे पूरे पृथ्वी में पाए जाते हैं। पूरा नीला ग्रह इसी में समाया हुआ है। तो फिर ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं विरोधाभासी लग रहा है। इसी कारण कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। वर्षावनों की तुलना में महासागरों की जो प्रोडक्टिविटी ऑक्सीजन बनाने की जो उत्पादक क्षमता है वो सबसे ज्यादा अधिक है। इसी कारण वर्षावनों की तुलना में महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में क्या कहते हैं ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है। ये गलत हो जाता है। यहाँ पर महासागर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया दुनिया के लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जी बिल्कुल सही। इसी कारण तो हमने पहला कथन जो है वो गलत कर दिया है ना। अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त सतही जल में वायुमंडलीय हवा की तुलना में कई गुना अधिक ऑक्सीजन होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बताओ, हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन है। ये 21% ऑक्सीजन कहाँ पर है? ये तो हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है अगल बगल का उसी में है ना। और उसमें ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा सतही जल रहता है ग्राउंड वाटर है उसमें जो हमारा वायुमंडलीय हवा है, उसकी तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। थोड़ा यहाँ पर सिविक सेंस हमें यूज करना होता है। तो इसी कारण तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत होता है और हमारा जो आंसर हो जाता है केवल 2 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगर हम एक्सप्लेन देखें तो वही वास्तव में पृथ्वी अधिकांश ऑक्सीजन महासागर द्वारा उत्पन्न करती है। दूसरा कथन वही कि लगभग समुद्री प्लैंकटन 50 से 80% ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। और तीसरा कथन के बारे में अगर देखें तो लगभग देखिए हवा में हमारा 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि अच्छी तरह से ऑक्सीजन युक्त सतही जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम कुछ मिली प्रति लीटर में होती है। इसी कारण तीसरा कथन भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। तो चलिए 2024 के क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं आगे हम। देखिए 2024 में इस टॉपिक से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। लगभग 5 अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए 24 में यहाँ पर भी क्वेश्चन आया था एक। फिर उसके बाद देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सात। देखिए इस टॉपिक से 2024 में इसमें भले ही 25 में क्वेश्चन आया हो, लेकिन 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग 2024 में आए थे। तो आप देखिए आपको 7 क्वेश्चन मतलब यहाँ पर अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आपको यहाँ पर 14 अंक मिल सकते हैं। तो यही अब चलिए इसी कारण हम इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से कि लगभग यहाँ पर हम कुछ टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जहाँ तक क्वेश्चन आए हैं 2000 तक या फिर 1950 तक जितने यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला कथन है। यहाँ पर ऊपर प्रजाति पढ़ने से पहले नीचे जानिए कि परजीवी प्रजातियां उपरोक्त प्रकार की परजीवी प्रजातियां उपरोक्त प्रकार के कितने जीवों में पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए हमें ये टॉपिक्स पढ़ते वक्त हमें ये भी यहाँ पर कुछ की टर्म आएंगे। पहले हम उनको थोड़ा सा डिकोड करेंगे, उसके बाद हम आंसर निकालने का प्रयास करेंगे और यही सही तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले परजीवी प्रजातियां क्या होती है? परजीवी प्रजातियां ये होती है लगभग ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी और से ग्रहण करते हैं, लेकिन जिससे भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको डायरेक्टली जिंदा मार नहीं देते हैं, उसको जीने देती, वही परजीवी प्रजातियां होती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी है? तो देखिए मक्खियां हैं, दीमक है, उसके बाद तैतैया है। ये 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो भोजन के लिए अन्य किसी पर क्या कहते हैं निर्भर है, लेकिन उनको पूरे तरीके से वो मार नहीं देती। इसी कारण हमारा जो आंसर है वो केवल 3 यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें आगे बढ़ जाते हैं। और हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने जो मटर परिवार से संबंधित है। देखिए मटर परिवार मतलब मटर के जो पौधे होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो जमीन में रहती नाइट्रोजन की कमी रहती है
और ये जो मटर परिवार के पौधे रहते हैं नाइट्रोजन की कमी पूरे करने के लिए यहाँ पर मदद करते हैं। तो मूंगफली हो गई, कुल्थी हो गई, सोयाबीन हो गई, ये तीनों ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ावा देती है। इसी कर यहाँ पर तीनों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि जीव, हमें यहाँ पर बताया गया है सिकड़ा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्क्रेटर, ये क्या है? मतलब ये कौन सी प्रजाति में ये क्या है? मतलब ये क्या है? पंछी है, मछली है, कीड़े की जाति है या सरीसृप है? देखिए ये थोड़े उस टाइम शायद 2024 में करंट में रहे होंगे। ये तीनों जो ऐसे हैं लगभग ये क्या करते हैं? यह ध्वनि उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? यह ध्वनि उत्पादन करते हैं। ये ध्वनि उत्पादन करने वाले 300 प्रजातियों में से कुछ प्रजाति है। तो ये क्या कहते हैं? ये ना सरीसृप है, ना मछली है, ना पक्षी है, ये कीड़े हैं। ध्वनि उत्पादन करने वाले यह कीड़े, सिकड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर। अब हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, उस टाइम कुछ प्रजातियां जो चर्चा में रही होगी किसी कारण से, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि देश और जानवर अपने प्राकृतिक आवास में घूमते हैं, तो वो हमें कौन कौन सी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो इंद्री है, इंद्री यह ब्राजील का निवासी नहीं है। ये लगभग इंद्री, अब ये इंद्री जाति एक इंद्री एक जंतु है। अब एक ऐसा जंतु इसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो ये लंबे हाथ वाला प्राइमेट और एक लुप्तप्राय जीव है। और आमतौर पर यह कहाँ मिलता है पता है? ये मिलता है हमें दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में नहीं मिलता, हमें मेडागास्कर मिलता है। मेडागास्कर में मिलता है। तो ये पहला हमारा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। अब आते हम इंडोनेशिया में अल्क। देखो ये जो अल्क है ना, यह एक लगभग देखिए यह हिरन की एक प्रजाति है। हिरन की एक यह प्रजाति है और जो है उत्तरी अमेरिका में यह पाया जाता है। तो ये इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता है। मेडागास्कर में बेनोबो। तो जी देखिए बेनोबो ये क्या कहती है? बेनोबो एक तरीके चिंपांजी को चिंपांजी की तुलना में यह एक थोड़े क्या कहते हैं, छोटे दुबले होते हैं और गहरे रंग के होते हैं। और ये लगभग हमें कांगो रिपब्लिक गणराज्य में हमें देखने को मिलती है। इसी कारण ये तीनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है कि शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है। जी बिल्कुल सही। एक्चुअल में देखिए शेर बहुत होशियार होते हैं। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, जब उनके पास पर्याप्त रूप से भोजन हो, अगर उनको झूठ में कोई भोजन वगैरह मिलता है तभी वो मिटिगेशन वगैरह करते हैं। ताकि देखिए अगर आप आगे परिवार बढ़ा है तो उनको खाने के लिए चाहिए ना। इसी कारण जब पर्याप्त से भोजन हो तभी वो मिटिगेशन करते हैं। अधिकांश अन्य बिल्लियों के विपरीत चीता दहाड़ता नहीं है। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। जो अधिकांश बिल्लियाँ जो दहाड़ती है, मतलब जो हमारी 7 बिग कैट है वो दहाड़ती है, लेकिन चीता जो वो दहाड़ता नहीं है। वह केवल गुरगुराता है और उसके बाद कुछ समय जब उसको खतरा वगैरह महसूस होता है तब उस समय वह म्याऊं म्याऊं करता है। ठीक है, म्याऊं म्याऊं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर चोरों के विपरीत नर तेंदुए गंध के निशान से अपने शत्रु को घोषित नहीं करते। जी देखिए ये कथन गलत होता है। एक्चुअल में वो अपने शत्रु को घोषित करते हैं। जैसे आपने एक कुत्ता आपने देखा होगा, कुत्ता कहीं और भी जाता है तो अपनी क्या कहते हैं टांग ऊपर करके वहां पर मूत्र विसर्जन करता है। इस तरह के जो नर शेर होते हैं वो भी अपने कुछ क्या कहते हैं, उनके मूत्र में कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, तो उसी के माध्यम से वो अपना जो शत्रु है वो उसमें क्या कहते हैं घोषित करते हैं। ठीक है, जो चीता वगैरह रहता है, चीता लगभग क्या पेड़ों को ऐसे अपने जो नख रहते हैं, नाखून रहते हैं, नाखून से वो उसको क्या बोलते हैं, मुझे मराठी में हिंदी में नहीं आ रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, खरक सारी थोड़ा सा उसको में कुछ स्क्रैच वगैरह, हाँ स्क्रैच वगैरह करता है। ठीक है, इसी कारण हमारे यहाँ पर कथन जो 1 और 2 यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे कीट के साथ अनोखा संबंध दर्शाता है
जो इसके साथ सह अस्तित्व हुआ है और एकमात्र कीट है जो वृक्षों को परागित करता है। मतलब हमें पेड़ के बारे में पूछा जा रहा है कि देखिए उस पेड़ के बारे में हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स अस्तित्व का हमें यहाँ पर थोड़ा अगर हम मीनिंग समझेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने की थोड़ा मदद हो जाएगी। तो सह अस्तित्व क्या होता है, ये एक दूसरे से अपना विकास करते, एक दूसरे की सहायता से, हेल्प से अपना यह विकास करते हैं, विकास करने के लिए निर्भर होते हैं। तो देखिए अंजीर, अंजीर ये ऐसा पौधा है, इस पर लगभग एक तैताइया अपनी प्रजनन करती है और ये दोनों अपने सह अस्तित्व से अपना विकास करते हैं। तो देखिए अंजीर अंजीर पर तैताई बैठ रही है, उसको छाव वगैरह मिल रही है, उसको खाने के लिए खाना वगैरह मिल रहा है। और अंजीर को क्या मिल रहा है, अंजीर को जब देखिए जहाँ पर तैताई बैठती है फिर वो अन्य जगह पर जाकर पोटी वगैरह करती है, तो फिर अंजीर के बीच अन्य जगहों पर फैल जाते हैं, ये दोनों को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। इसी कारण अंजीर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है हमारा। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, उपरोक्त में कितनी प्रजातियां जहरीली प्रजातियां हैं। जहरीली जहरीली प्रजातियां ये होती है आमतौर पर, यह क्या कहते हैं उनके अनुक्रम पर, आमतौर पर यह जो जहरीली प्रजाति होती है वो जहर क्यों स्खलित करती है ताकि उनका रक्षा हो जाए, ठीक है, या फिर शिकार को आसानी से मिल जाए, यही इसी के लिए वो जहर विस्खलित करती है। देखिए कुछ तितलियां ऐसी रहती है, लगभग अगर हम आपको इसका एग्जाम्पल दे दे तो जेब्रा लॉन्ग, देखिए नाम भी ऐसे ऐसे ना, आप क्या कहते हैं भूलकर भी भूल पाएंगे। जेब्रा लॉन्ग विंग, जेब्रा लॉन्ग विंग ये सबसे जहरीली प्रजाति है तितली की। मछलियों में कुछ जहरीली मछली होती है, इसमें आती क्या बोलते हैं, इसमें बहुत लायन सिंग है, उसके बाद जेली उसके बाद क्या कहते हैं विवर फिश है, कैक्टियस है, स्टोन फिश है, स्टिंगे है, ये मछलियाँ जो है वो जहरीली मछलियाँ हैं। फिर मेंढक, मेंढक में भी कुछ जहरीली मेंढक होती है जिसमें लाल पीठ वाला एक मेंढक रहता है, लाल पीठ, जिसकी लाल पीठ रहती है ना वो एक मेंढक को रहता है, वो अत्यधिक जहरीला मेंढक होती है। इसे कारण तीनों जो प्रजातियां है वो जहरीली प्रजातियां है। चलिए अब 2023 के क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी को इंगित करने के लिए अपने अन्य रिश्तेदारों के लिए व्यंग्य नृत्य करता है। देखिए ये थोड़ा चर्चा में रहता है उस टाइम व्यंग्य नृत्य, तो कुछ मधुमक्खियां रहती है वो अपना क्या कहते हैं वो व्यंग्य नृत्य मतलब जैसे कि देखिए इस तरीके से वो आर्ट आर्ट अपने जो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मधुमक्खियां अपने पीठ को हिलाती है इस आर्ट के शेप में, और आर्ट को शेप में हिलाकर अपने जो सहयोगी उनको वो बताते हैं कि देखिए आइए आइए यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर हमें भोजन मिल गया है। और मधुमक्खियां इस तरीके से अपने जो सहयोगी उनको बुलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ या लकड़ी के लट्ठे के छेद से कीड़ों को निकालने के लिए छड़ी से उपकरण बनाता है। तो देखिए जो ओरंग उटान रहता है ना, यह प्रजाति यही करती है, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए लकड़ी से उपकरण बनाता है, ये उनका भोजन करने का एक तरीका रहता है। अब देखिए थोड़ा सा ये फैक्ट बेस्ड, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि कुछ मशरूम में औषधीय गुण होते हैं। जी बिल्कुल सही, अगर इनका आपको एग्जांपल बता दिया जाए तो वही बहुत डेंजरस नाम है यहाँ पर, गैनोडर्मा ल्यूसिडस, याद चैलेंज है, याद रखकर दिखाइए, सीडस। ये कुछ ऋषि नाम के कुछ क्या बोलते हैं, ऋषि नाम के कुछ मशरूम है जो थोड़ी क्या कहते हैं इनमें औषधीय गुण मिलते हैं, ठीक है। कुछ मशरूम में मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, जी बिल्कुल सही। इसका भी अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो साइलोसाइबे ये कुछ उसके बाद अगर एक और नाम है इसमें साइलेसिस, साइलेसिन, ये कुछ मशरूम है जिनमें क्या कहते हैं मति भ्रमणकारी औषधि मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं। कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं, जी बिल्कुल सही। इसका अगर आपको एग्जांपल बता दिया जाए तो मेटरिजियम एनिसोलाई, बहुत अच्छे नाम है एनिसोलाई। ये कुछ क्या कहते हैं मशरूम है जिनमें कृषि में कीटनाशकों को मारने के लिए उनमें कुछ गुण होते हैं। उसके बाद कुछ मशरूम में बाइलोमिनसेट गुण होते हैं, जी बिल्कुल सही। अगर आपको इसका एग्जांपल बता दिया जाए तो
ओम्फालोटस, ओम्फालोटस। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है ओलेरियस, ओलेरियस। उसके बाद है मेलियो। ये ऐसे कुछ मशरूम के एग्जाम्पल है जिनमें कौन से बायोलोमिटेस मिंटेस ऐसे गुण मिलते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ पर आंसर जो सभी चार यहाँ पर सही हो जाते हैं। यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वर्षावन वन पृथ्वी के फेफड़े है तो निश्चित रूप से आर्द्र भूमि इसके गुर्दे के रूप में कार्य करती है। आर्द्र भूमि का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपरोक्त कथन को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं? मुझे बताइए, फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हम वो सांस फिल्टर करके उसमें से ऑक्सीजन हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे गुर्दे हमारे शरीर में क्या करते हैं? गुर्दे जो हमारे क्या हमारे शरीर को वो फिल्टर करते हैं, ठीक है। जो फिल्टर क्या करते हैं, वो खून को फिल्टर वगैरह करते हैं, सॉरी फिल्टर का काम करते हैं। तो उसी तरीके से गुर्दे, उसी तरीके से जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ भी इस तरीके से काम करती हैं। तो जलीय पौधे भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषण तत्वों का अवशोषित करती है, तो आर्द्र भूमि का यही काम रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 2021 में कुछ आ गए हम। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए और हमें इसमें से बताना है कि कौन से महासागर के खाद्य श्रृंखलाओं में से प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करते वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। तो देखिए डाइटम, उसके बाद क्या कहते हैं, कहाँ पर आ गए हम, कुपेपोडस, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फोरा क्या कहते हैं फोरा फोरामिनीफेरा। तो इसमें से देखिए साइनोबैक्टीरिया और फोरामिनीफेरा 2 और 3 ये ऐसे जीव है जो अपना जो आपने क्या कहते हैं खाद्य श्रृंखला में अपना सबसे पहले भोजन वो ही बनाते हैं और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों को रिहाई का मुख्य स्रोत है? मतलब यह कि कोई चट्टान वगैरह फूट टूट जाती है तो जहाँ से पोषक चक्र क्या बोलते हैं, पोषण, जो पोषण रहता है वह कौन सा पोषक तत्व की रिहाई हो जाती है। तो अपक्षय के माध्यम से देखिए ये फॉस्फोरस चक्र जो रहता है, मान लीजिए कोई चट्टान है, चट्टान के बाद ये चट्टान वर्षा जल, तापमान, आर्द्रता इसके कारण टूट फूट जाती है और इससे फिर जो फॉस्फोरस गुण है वो पानी द्वारा बह जाते हैं। तो इसी के माध्यम से ये फॉस्फोरस चक्र इसी में पोषक तत्व का यहाँ पर फैलाव हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपरदभक्षी है? अपरदभक्षी मतलब क्या रहता है? यह किसी स्थलाकृति को तोड़ते फोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए केचुआ रहता है, उसके बाद क्या कहते हैं मिलीपेड रहता है और उसके बाद उड़विलस रहता है। 1 2 और 4, नहीं 1 3 4 सॉरी 1 3 5 ये जो रहता है यह लगभग चट्टान को तोड़ने फोड़ने का काम करते अपरदभक्षी यही है। निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियां अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है? तो सहजीवी संबंध मतलब ये क्या होता है, जो अन्यों के साथ मिलकर अपना खाना वगैरह भोजन वगैरह बनाते हैं। तो निडेरियन, कवक, प्रोटोजीवो ये तीनों भी प्रजातियां हैं जो सहजीवी संबंध बनाती हैं, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है हमारे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, जी बिल्कुल सही। मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती है, जी बिल्कुल सही। स्तनधारी समुद्र स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती है, जी बिल्कुल सही। सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। देखिए सजीव प्रजक इसका अर्थ क्या होता है? मतलब यहाँ पर अंडे नहीं दिए जाते हैं, अंडे नहीं दिए जाते, डायरेक्टली सीधा एक जीवित जीव को जन्म देता है। तो आमतौर पर देखिए जो सांप जो रहते हैं, सांप आमतौर पर वो अंडे ही देते हैं, वो किसी भी डायरेक्टली जीव सांप के बच्चों को पैदा नहीं करती। इसके कारण हमारा जो आंसर हो जाता है 1 और 3 यहाँ पर से आंसर हो जाता है। हालांकि हमारे बाकी 2 ऑप्शन भी सही है लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग होने के कारण हमें बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट करने पड़े। काय अनिल सोबत आज खरंच ना पाहिजे चेक करून. अरे काय मी काय राहिलो इथं मग
निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती शोधन रेगिस्तानों क्षेत्रों में जल हानि को रोकने के लिए होता है? मतलब जहाँ पर रेगिस्तानों में लगभग क्या है, देखिए वहाँ पर जल की बहुत कमी रहती है, तो इसी कारण जो पेड़ पौधे रहते हैं वह उसी तरीके से अपने खुद में बदलाव बदलाव करते हैं। तो उसमें कठोर और मोम पत्तियाँ रहती है, छोटी पत्तियाँ रहती है और पत्तियों की बजाय कांटे भी रहते हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन एज इट ऑप्शन के साथ ही 2013 में क्वेश्चन रिपीट पूछा गया था और 2013 में पूछा गया और यही 2018 में दोबारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कुछ कारणों से यदि तितलियों की प्रजातियों की आबादी में एक भारी गिरावट आ जाती है तो इसके संबंध में क्या परिणाम हो सकते हैं? तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही, इसका सही आंसर ये हो जाता है क्योंकि तितलियाँ एक्चुअल में फूलों का रस सोखती है, फिर अन्य फूलों पर जाकर बैठती है, तो उसमें परागण की प्रक्रिया सहज हो जाती है। कुछ खेतों वाले पौधों को फंगल संक्रमण में भारी वृद्धि हो सकती है। देखिए फंगल क्या होता है, ये बुरशी, एक तरीके से बुरशी होता है और फंगल संक्रमण का कार्य क्या बोलते हैं, तितलियां नहीं करती। इसी कारण दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। और कुछ तितलियां मकड़ियों और क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर पंछियों की कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ जाती है। जी बिल्कुल सही, अगर तितलियां अपना कार्य नहीं करेंगे तो उनमें ही काम हो जाएगा। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसी का हमें डेफिनेशन पूछेगी। डेफिनेशन इसकी यही रहती है कि जीवों का समुदाय जो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। लाइकेन जो नंगे चट्टान पर पारिस्थितिक उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है, वास्तव में एक सहजीवी संघ है। तो वो किसके से संघ है? तो शैवाल और कवक का यह संघ है, जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह अपना क्या बोलते हैं, अपना वहाँ पर वो विकास कर देते हैं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार क्या होता है? आपने पारिस्थितिक अनुक्रमण देखा होगा, जहाँ पर अग्रणी समुदाय का काम जो है, अग्रणी समुदाय का काम लाइकेन और कवक निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए जलीय खाद्य श्रृंखला है। अब इसमें जो डाइटम, क्रिटिशियस और हेरेस, ये इसका सही क्रम यहाँ पर हमें दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? मतलब देखिए कार्बन, जहाँ पर कार्बन जोड़ा जा रहा है, हमने अपने क्या कहते हैं, बहुत सारे चक्र देखे, उसमें फॉस्फोरस चक्र देखते, नाइट्रोजन चक्र देखते, तो कार्बन चक्र भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर चक्र होते हैं। देखिए ज्वालामुखी क्रिया से CO2 यहाँ पर कार्बन जुड़ जाता है, शोषण से भी यहाँ पर कार्बन जुड़ जाता है, प्रकाश संश्लेषण से CO2 यहाँ पर मिलता है, CO2 मिलता है। कार्बन पदार्थों का क्षय, इससे कुछ नहीं मिलता, इससे भी क्या कहते हैं, CO2 मिलता है हमें। ठीक है, ये इसी कारण हमारा आंसर जो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती परिवर्तन जल हानि को रोकने के लिए रेगिस्तानों में होता है? अभी हमने 2018 में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वही तीनों कारण इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पर्यावरण तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला का एक दूसरे को खिलाती है। जी बिल्कुल सही, देखिए जैसे कि कीटों को खाता है चूहा, चूहा को खाता है सांप, सांप को खाता है गिद्ध, इस तरीके से। खाद्य श्रृंखला का एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती? जी नहीं, ये विभिन्न विभिन्न प्रजाति के भीतर पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सांप अगर चूहा खा रहा है, चूहा ही चूहा खा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। इसी कारण ये विभिन्न प्रजाति के बीच पाई जाती है। दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। एक खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीवों की संख्या को दर्शाती जो जिसे वे खाते। जी नहीं, खाद्य श्रृंखला जो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर कथन बोल रहा है ना, ये संख्या पिरामिड दिखाते हैं, ये खाद्य श्रृंखला नहीं दिखाते। खाद्य श्रृंखला में बस ये दिखा जाता है कौन कौन जो किसको खाते जा रहे हैं। इससे कारण हमारा आंसर जो 1 यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है? तो जानवरों द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। जी बिल्कुल सही, मनुष्य द्वारा कोयला ज्वलन, तो इससे क्या कहते हैं, कार्बन CO2 जोड़ा जाता है। वनस्पति की मृत्यु, ये भी जोड़ता है। 1 और 3 जो मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो हमें एक शब्द दिया गया है, उसी का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इकोटोन क्या होता है? इकोटोन मतलब ये 2 पारिस्थितिक तंत्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ की प्रजातियों को हम एज प्रजाति वगैरह कहते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, यह एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। अगर कोई मैप ड्रॉ करके भी दिखाया जाए,
मान लीजिए यह एक जलीय क्षेत्र है, फिर यहाँ पर हमारा स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय पारितंत्र है। तो यहाँ की जो प्रजाति वगैरह पाई जाएगी वो इकोटोन यहाँ पर इसको कहा जाता है, यहाँ की प्रजाति को एच प्रजाति वगैरह कहा जाता है। पारिस्थितिक आला यही इसका सही आंसर है। आवास जो रहता है जहाँ पर वनस्पति, जहाँ पर जैविक जीव समुदाय वगैरह क्या कहते हैं निवास करते हैं, वो उसका वह भौतिक आवरण जिसमें जीव आवास करता है वह उसका आवास होता है। गृह सीमा जहाँ पर जानवर अपना उनका क्षेत्र होता है वो उनका गृह सीमा होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये पारिस्थितिक आला, या इसका सही आंसर हो जाएगा। घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक उत्तराधिकारी के रूप में घास की जगह नहीं लेते, इसका कारण क्या है? आपने पारिस्थितिक अनुक्रमण ये प्रक्रिया पढ़ी होगी, मतलब क्या कहती है, इसका यही रहता है। कोई चट्टान है, टूट फूट कर उसमें कहते प्लवक वगैरह बनते हैं, फिर उसके बाद उसमें मिट्टी वगैरह बनती है, फिर छोटे छोटे पौधे वगैरह बनते हैं, फिर उसके बाद उसमें बड़े बड़े पेड़ वगैरह बनते हैं। तो ये पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि घास के मैदान में जब घास के मैदानों में जब घास वगैरह सब कुछ जल जाती है, तब उसमें आप उसमें क्या कहते हैं पोषक तत्व तो बहुत अधिक रहते हैं। तो उसमें पेड़ क्यों नहीं उगते हैं? तो पेड़ उगने का न कारण इसका यह है कि पानी की समस्या बनी रहती है, और यहाँ वहाँ से उग भी गए तो तुरंत आग भी लग जाती है, इसके कारण पेड़ वहाँ पर उगते नहीं है। तो इसका जो पानी की सीमा और आग, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। उत्पादक में कमी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्रों का सही क्रम है? मतलब सबसे कम उत्पादक किसकी है? तो मैंग्रोव की सबसे कम उत्पादकता है, फिर उसके बाद घास के मैदान की आती है, फिर झीलों की आती है, फिर महासागरों की आती है। मतलब इसका क्या कहते हैं, हमें कौन सा क्रम सही पूछा गया है? तो ये बढ़ता क्रम यहाँ पर है और ये घटता क्रम है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार के जीव को अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है? मतलब जो कोई पदार्थ पर्यावरण में सड़ता गिरता है तो उसको विघटित करने का काम कौन करता है? तो कवक और बैक्टीरिया यह काम करते, वायरस इसमें गुण नहीं होता है। ओह चलो, तो ये यहाँ पर हमारे मतलब आगे वाले क्वेश्चन की फाइल एक बार ओपन कर लेता हूँ। 2012 के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए, ऊपर में से पराग एजेंट कौन होते हैं? मतलब पौधों में पराग करने के लिए काम कौन कौन करता है? तो चमगादड़ भी करते हैं, मधुमक्खियां भी करती है, पक्षी भी इसका ये काम करते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इकोसिस्टम सेवाओं में निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों को वर्णन करता है। प्रावधान, समर्थन, विनियमन, संरक्षण और सांस्कृतिक, ये क्या है? तो यह पोषक चक्र है, या फिर फसल परागण है, विविधता का रकाव है, या फिर जलवायु बीमारी का नियंत्रण है, भोजन और पानी का उत्पादन है। इसमें से ये क्या है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है पोषण चक्र और फसल परागण का एक उचित ये है, मतलब ये क्या बोलते हैं, यह पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं है जो उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। निम्नलिखित कथन प्रचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? देखिए कार्बन चक्र वही, अब प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, इसे तो O2 जोड़ा जा रहा है। देखिए पहला गया श्वसन, इसे CO2 जोड़ा जा रहा है। दूसरा चाहिए हमें कार्बनिक पदार्थों का क्षय, इसमें से तो ये निष्क्रिय रहता है, इसमें भी क्या कहते हैं CO2 जोड़ा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया, इससे भी CO2 जोड़ा जाता है। तीसरा हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्र में अपवेलिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता को बढ़ाकर बढ़ाते हैं। तो वही इसका जो सही क्रम है वह है नीचे रहने वाले जीव सतह पर आ जाते हैं। जी नहीं, अपघटक सूक्ष्म जीव सतह पर आ जाते नहीं। पोषक तत्व यहाँ पर सतह पर आ जाते हैं। देखिए समुद्र अपवेलिंग क्या होता है, मान लीजिए समुद्र का सारा पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी, ये समुद्र का तली है, समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, वो जलधाराओं के कारण वगैरह के कारण, इसको कहते हैं अपवेलिंग। अगर समुद्र का पानी नीचे जाता है तो उसको हम कहते हैं डाउन हिलिंग। तो ये अपवेलिंग के माध्यम से जो पानी ऊपर आ रहा है तो उससे क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व है तो वो सतह पर आ जाते हैं। इसी कारण दूसरा कथन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में जल्दी पुनर्जीवित नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए
आपने देखा होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वहाँ पर ह्यूमस की बहुत कमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो कीटक होते हैं जो ह्यूमस को रहने वाले, वहाँ पर ह्यूमस की बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। उसी कारण वहाँ पर पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसी कारण वहाँ पर मतलब ये तो कमी भी है, लेकिन देखिए वहाँ पर वर्षा होने के कारण वहाँ पर जो वनस्पतियाँ रहती है वो सदाबहार वनस्पति रहती है, अपने पेड़ के पत्तों को जल्दी गिराती भी नहीं है वहाँ पर। इसी कारण फिर जल्दी पोषक तत्व मिल नहीं पाते हैं। जो नीचे कीट वगैरह रहते हैं तो वो उनको जल्दी खाना नहीं मिल पाता है। इसी कारण जो इसका सही आंसर है, वर्षा में मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होने के कारण वो जल्दी वहाँ पर सुपुनर्जीवित नहीं हो पाते। लेकिन पर्णपाती वनों में कैसा है, जो पेड़ है वर्षा में जब पानी की कमी हो जाती है तब अपनी पत्तियां नीचे गिराते हैं, तो मिट्टी में जो पोषक तत्वों की उनकी पूरेपूर उपलब्धता रहती है। 2010 से 28 के क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। एक कीटनाशक जो क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है उसे खाद्य फसल पर छिड़का जाता है। ठीक है, मतलब ये क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है, कोई फसल है, ठीक है, ये 1 सेकेंड, कोई फसल है, इसके ऊपर हमने क्या कहते हैं क्लोरीन का इसके ऊपर छिड़काव कर दिया। ठीक है, इसको छिड़काव कर दिया तो फिर इस फसल को कौन खाएगा, इस फसल को खाएगा चूहा। चूहा इसको खाएगा। ठीक है, फिर चूहे को सांप खाएगा, सांप सांप चूहे को खाएगा, फिर बाज 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 जो है वो सांप को खाएगा। तो इसमें कीटनाशक की उच्चतम सांद्रता किसमें होगी? आपने क्या कहते ऊर्जा का पर्यावरण देखा होगा, उसमें ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा है वो यहाँ से यहाँ मतलब ऊपर जाते वक्त ऊर्जा में लगभग क्या 10% का यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कीटनाशक का उच्चतम सांद्रता किसके बीच होगी? तो देखो इस फसल को कौन खा रहा है? चूहा खा रहा है, तो चूहे में ज़्यादा कीटनाशक की वहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगी, चूहा। पौधों की कुछ प्रजातियों कीटक पक्षी होती है, क्यों? तो उसका क्यों होती है कीटक पक्षी प्रजातियाँ? छायादार और अंधेरे जगहों में उनकी वृद्धि उन्हें पर्याप्त रूप से प्रकाश संश्लेषण करने की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार वे पोषण के लिए कीटों पर निर्भर रहते जी नहीं। देखिए पौधों के सबसे जरूरी क्या होता है? उनके सबसे जरूरी होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ने के लिए, अनुकूल होने के लिए, इस प्रकार के पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण के लिए कीटों पर उनको निर्भर होना पड़ता है। नाइट्रोजन अपनी नाइट्रोजन की पूरी करने के लिए वह कुछ जो प्रजाति है वो कीटक पक्षी बन जाती है। जैविक समुदाय के भीतर कुछ प्रजातियां समुदाय में बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों के बने रहने की क्षमता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? उनको कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। मतलब कीस्टोन ऐसे रहती है जिनके ऊपर बहुत सारी अन्य प्रजातियां निर्भर रहती है। अगर वो उस पर्यावरण से चली गई तो बाकी सारी प्रजातियां कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1998 का क्वेश्चन है, मुहाना में पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेटस की अत्यधिक वृद्धि की वैश्विक फूल होती है। इन फूलों को क्या कहा जाता है? तो इनको समुद्री ज्वार इनको कहा जाता है। ठीक है, उनका सही नाम है। तो चलिए लगभग हमने आज जो हमारा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम था इसके पीवाईक्यू को लगभग हमने 30 सालों की पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लिया प्रॉपर तरीके से। तो आशा है आपको जो ये क्लास चल रही है उसको आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल हम नया टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे। तो आप सभी का इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।